Good morning, students. Today we will start chapter number 6 बैंकिंग। बैंकिंग के कंसेप्ट से पहले हमने चैप्टर रीड किया था मनी, जिसके अंदर एक कंसेप्ट हमने रीड किया था कमर्शियल बैंक। क्या काम करता है कमर्शियल बैंक? क्या है? सप्लायर है मनी का। तो वो मनी सप्लाई करता है, सर्कुलेट जो है वो होती है मनी इकॉनमी के अंदर, वो कौन करवाता है? या तो आरबीआई करता है, या गवर्नमेंट का रूल है, या फिर एक पॉइंट पढ़ा था हमने कमर्शियल बैंक के द्वारा भी मनी सप्लाई होती है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम वही कंसेप्ट रीड करेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। चैप्टर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा मनी क्रिएशन, मनी क्रिएट करना। ठीक है, इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स किस तरह से हमारे क्रिएट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्स, तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या करते हैं? आर द सप्लायर ऑफ मनी, जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था, आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब वो क्या करते हैं? मनी को क्रिएट करते हैं किस तरीके से? डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, इससे मनी कैसे जनरेट होती है इकॉनमी के अंदर या क्रिएट होती है, वो एक पूरा प्रोसेस हम आज रीड करेंगे। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोसेस हमने रीड करना है। ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी प्रोसेस के ऊपर ही बेस्ड है। प्रोसेस क्या है, तो इसको स्टेप वाइज चलते हैं। लेकिन कि जब भी कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? इट रिसीव कैश डिपॉजिट। ठीक है, जितने भी डिपॉजिट करने के लिए लोग आते हैं उनका कैश जो है वो क्या करता है? रिसीव करता है। उनका कैश वो क्या करता है? डिपॉजिट करता है। और जो यहाँ पे डिपॉजिट कहलाते हैं उन डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट। और जो पैसा जो है वो डिपॉजिट किया जाता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व। क्लियर? कि इतना कैश का रिजर्व किसी पर्सन ने डिपॉजिट करवा दिया, या जितने भी पूरे बैंक के अंदर जितने भी कस्टमर हैं उसके, उनके द्वारा टोटल कितना कैश रिजर्व जो है वो डिपॉजिट करवाया, दैट इज द प्राइमरी डिपॉजिट। इसके अलावा बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक लेंड मनी, यानी कि मनी को उधार दे करके देता है, यानी कि लोन पे देता है। ठीक है, पैसे को। तो ये क्या अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं? जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं अगर उनको लोन देना है तो वो पैसा खुद का लेके आते हैं? नहीं। तो इकॉनमी के अंदर जितना पैसा डिपॉजिट हो चुका है उसी का ही कुछ हिस्सा छोड़ के बाकी सारे का सारा पोर्शन जो है वो मार्केट में सर्कुलेट होता है। किस तरह से? लोन के तौर पे। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? लैंड मनी, ठीक है, इन द इकोनॉमी। नॉर्मली क्या होता है, मेनी टाइम्स ये जो हमारी मनी है जो कमर्शियल बैंक उधार पे देता है, कई बार वो कैश रिजर्व से, कई बार क्या हमेशा ही कैश डिपॉजिट से यानी कि कैश रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि उतने हमारे पास रिजर्व नहीं होते जितना हम लोन दे देते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सोचोगे कि जितना पैसा है डिपॉजिट हुआ है सिर्फ उतना ही तो लोन दे सकता है हमारा कमर्शियल बैंक, बट नहीं, उसे कहीं गुना ज़्यादा वो एज ए लोन क्रिएट कर देता है इकॉनमी के लिए। और वही हमारा टॉपिक है प्रोसेस, कैसे करेगा, स्टेप बाय स्टेप्स हम देखेंगे। लेंड मनी इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। और तीसरी जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है कमर्शियल बैंक से रिलेटेड वो ये है कि हमारा जो कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उनको लोन देना है, लेंड मनी टू द पर्सन्स, वो कभी भी कैश में जो है वो मनी नहीं देते। तो फिर क्या करते हैं? वो पैसा जितना भी लोन के तौर पे देना है वो बोरर के अकाउंट के अंदर जो है वो डालते हैं। ठीक है, बोरर क्या करता है? बोरर कैन इश्यू चेक। बोरर जो है वो चेक इश्यू करके उस पैसे को, उस लोन को अपने अकाउंट में से विड्रॉल करवा सकता है। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं फर्स्ट कि प्राइमरी डिपॉजिट जितने पर्सन है अपना डिपॉजिट बैंक में करवाते हैं दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डिपॉजिट, और उसी मनी को वो जो बैंक है आगे मनी लेंड करते हैं, किसी को लोन के तौर पे देते हैं। नंबर थर्ड, जब भी वो लोन दिया जाता है वो कैश में कभी भी पेमेंट नहीं की जाती, उसके लिए बोरर का अकाउंट ओपन किया जाता है। बोरर कौन है? जिसने लोन लेना है।
उसका अकाउंट जो है वो कमर्शियल बैंक में ओपन किया जाता है, उसके अकाउंट में ही वो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, डाला जाता है, और वो चेक के थ्रू जो है वो बोरोर उसका यूज़ कर सकता है, लोन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कमर्शियल बैंक की, कि कमर्शियल बैंक्स का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो पैसा पब्लिक डिपॉजिट करवाती है, वो जो पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है, दैट नॉट ऑल डिपॉजिटर अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल द मनी एट द सेम टाइम, कि जो पैसा उन्हें एक बार डिपॉजिट करवाया वो कभी भी एक साथ एक ही टाइम के ऊपर वो सारे के सारे डिपॉजिटर जो हैं वो पैसा विड्रॉ नहीं करवाएंगे। एक तो हमारे जो कमर्शियल बैंक है उसका एक्सपीरियंस ये कहता है, तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यानी कि सिर्फ जितना डिपॉजिट हुआ है, जितना भी डिमांड डिपॉजिट है, उसका सिर्फ 10% जो पार्ट बनता है सिर्फ उतना ही विड्रॉल्स करवाया जाता है डिपॉजिटर के द्वारा, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि फिर भी 90% जो पार्ट है कैश रिजर्व का वो फिर भी बैंक्स के पास पड़ा रहता है, जिसको वो आगे लोन के तौर पे दे सकते हैं। क्लियर? डिमांड डिपॉजिट्स सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। और नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व है किया हमने, कमर्शियल बैंक ने क्या ऑब्जर्व किया है, डिमांड डिपॉजिट जो है सर्विंग एज मनी सप्लाई। डिमांड डिपॉजिट वर्ड को हम यूज करते हैं, इस शब्द को यूज किया जाता है मनी सप्लाई के लिए, कि इकोनॉमी में पैसे को देना, लेंड मनी इन द इकोनॉमी, और इसको हम बैंक मनी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डिमांड डिपॉजिट है ये पैसा जो है वो बैंक का पैसा कहलाता है, और बैंक इस पैसे का इस्तेमाल क्या करता है, और पैसा क्रिएट करने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए इसी डिमांड डिपॉजिट को यूज करता है। ठीक है, तो ये जो यूज कैसे किया जाता है ये भी मैं बता दूं, कि जैसे अब किसी भी पर्सन ने, अब आप पूछोगे कि मैम अगर सारे डिपॉजिट जो हैं वो प्राइमरी डिपॉजिट को अगर हम ऐसे ही लोन दे देते हैं तो सारे का सारा बैंक जो है वो खाली हो जाता है। नहीं, इसी को एक क्राइटेरिया है जो बैंक जो है फॉलो करता है। सारे का सारा पैसा, सारे के सारे डिपॉजिट जो है वो नहीं दिए जाते, उनमें से कुछ परसेंट जो है वो कट करके एज ए कैश रिजर्व जो है वो रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कुछ परसेंट जो है वो कट की जाती है, सपोज कर लो 10% जो है वो कट कर लिया जाता है, बाकी जो रिमेनिंग पैसा बचता है, रिमेनिंग मनी, उसको क्या किया जाता है, रिमेनिंग कैश, उसी को एज ए लोन के तौर पे आगे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सारा पैसा नहीं मतलब पे किया जाता है एक बार में लोन के तौर पे। अब ये CRR क्यों जो है वो रखा जाता है 10%, क्योंकि जिस पर्सन ने पैसा डिपॉजिट करवाया है वो किसी भी टाइम बैंक में जाके अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करवा सकता है। क्योंकि ये जो हम इकोनॉमी में पैसे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, कि जब भी जितना किसी ने भी डिपॉजिट करवाया है वो डिमांड जब भी करेगा तो बैंक को उसको पैसा वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, टाइम डिपॉजिट नहीं है, ये जस्ट डिमांड डिपॉजिट है। तो जो पैसा करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में हम डिपॉजिट करवाते हैं वो डिमांड डिपॉजिट होता है। तो उसमें जब हमारा दिल करेगा हम पैसा और डाल सकते हैं, उन्हीं अकाउंट में जब दिल करेगा हम पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर हमें पता है कि कोई भी पर्सन कभी भी आके पैसा विड्रॉ करवा सकता है, लेकिन फिर भी इतना पता होने के बावजूद भी उसका खुद का कमर्शियल बैंक एक्सपीरियंस ये कहता है कि सभी पर्सन एक साथ नहीं आते पैसा विड्रॉ को करवाने के लिए, सिर्फ 10% लोग जो है वो विड्रॉ करवाने के लिए आते हैं, बाकी ये पैसा एज इट इज पड़ा रहता है। तो जिस पैसे को वो यूज कर लेते हैं लोन के तौर पे देने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, जो पैसा जो डिपॉजिट होता है उसको लोन पे तौर पे देने का मतलब क्या है, इससे कमर्शियल बैंक को बेनिफिट होता है, इसीलिए वो आगे जो है वो शो किया जाता है। क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। इससे पहले हम करते हैं अजम्पशंस। किस चीज़ की अजम्पशंस है, अगर हमें पूरा प्रोसेस सीखना है कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, इसका प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए पहले हमारे पास जो अजम्पशंस है उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अजम्पशन के बिना हम एक स्टेप भी आगे नहीं चल पाएंगे प्रोसेस के लिए भी। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या है, पहली अजम्पशन जो हमने माइंड में रखनी है इस प्रोसेस को करते हुए, द इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट, यानी कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम। यानी कि जो भी हमारे इंडिया के अंदर बैंक्स है उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं।
चाहे वो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, HDFC है, जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जितने भी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं बैंक्स की, तो वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको हम एक ही बैंक काउंट करते हैं, मतलब एक ही बैंक कह लो या एक ही यूनिट बोल लो, तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी कि एक बैंक है, सिंपल सी बात है। ये असम्पशन हम लेके चलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वो काम नहीं करते, एक ही बैंक है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर थ्रू बैंक। सेकेंड हम ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो सारी की सारे बैंक को ध्यान में रख के होगी, यानी कि थ्रू बैंक, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमने बैंक के थ्रू करवानी है। कैसे कि जैसे ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स, अगर कोई भी रिसीप्ट होती है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में कोई भी पर्सन जो है वो पैसा ले रहा है या कोई भी पर्सन पैसा दे रहा है, रिसीट्स एंड पेमेंट, ठीक है, इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक। वो कहाँ से रूट होके जाएगी? आर रूटेड थ्रू द बैंक। वो सारी की सारी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, पैसा आना या पैसा जाना, वो सिर्फ कहाँ से होके निकलेगा? बैंक के थ्रू, यानी कि मेन चीज़ क्या है? थ्रू बैंक। तो सिंपल यहाँ पे कैश वर्ड का हमने इस्तेमाल नहीं करना, कैश का यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा, अगर होगा भी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रख के। ऑटोमेटिकली जो कैश है, अगर बाहर किसी को पेमेंट करा भी है, बैंक के थ्रू पैसा निकला भी है, तो दोबारा फिर बैंक के पास ही आ जाएगा। ये हमने एजम्पशन चूज करी है, ये हमने एजम्पशन ली है। अब ये दोनों एजम्पशंस हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हमने मनी क्रिएशन के प्रोसेस को समझना है तो कुछ बेस्ड हमें लेना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल करके, कुछ रिस्ट्रिक्शंस करके हम उनको आगे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट वन इज कि सारे बैंक बस एक ही बैंक है, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बैंक है, ठीक है। सेकेंड, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसमें कैश नहीं होगा, अगर कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होती है, कुछ भी गया तो दोबारा फिर बैंक के पास ही आ जाएगा, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो अब मैं आपको बात बता रही थी कि लोन क्यों देते हैं यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि उनको बेनिफिट होता है। बेनिफिट कैसे होता है कि जैसे एक ए पर्सन है, हम यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट ले रहे हैं, ए पर्सन ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, राइट, और उसको बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो डिपॉजिट करवा रहा है, क्लियर। तो इंटरेस्ट जो है उसको मिल रहा है 5%, राइट, रिसीव करता है वो ए पर्सन। अब बैंक को लगता है कि 5% इंटरेस्ट मुझे इस पर्सन को पे करना पड़ेगा, तो आएगा कहाँ से वो इंटरेस्ट? बैंक वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए बैंक क्या करता है, बैंक इसी तरह से पैसे को जो ए ने डिपॉजिट कराया है कुछ परसेंट रख के, बाकी जो है वो एज ए लोन दे देता है, ठीक है, किसको? बी को, सी को, डी को, किसी को भी लोन दे देता है और उसे 8% इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। जब वो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसी में से वो पेमेंट कर देता है किसकी? डिपॉजिटर की, जिसने की प्राइमरी डिपॉजिट करवाया, जिसने पैसा डिपॉजिट करवाया एज ए कैश रिजर्व इन द बैंक, क्लियर। तो इसमें जो बाकी बचा है 3%, वो क्या होगी? हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए एक मनी क्रिएट होगी। मनी उसके लिए क्या हो जाती है? मनी उसकी फायदा हो गया, उसको अर्निंग हो गई, राइट। तो अब हम चलते हैं प्रोसेस के ऊपर। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे हम प्रॉपरली समझ सकें कि कैसा प्रोसेस होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसके 2-3 राउंड में आपको बता रही हूँ कि कैसे चलेगा। सबसे पहले हम लेते हैं डिपॉजिट की बात करते हैं। अगर इकोनॉमी में हमारे पास एक ही बैंक है, 1 यूनिट है, तो उसमें टोटल डिपॉजिट अब तक जितने भी हुए हैं वो 1000 है। चाहे वो 10 बंदे हैं, 15 है, 5000 हैं, 10,000 है, जितने भी पर्सन्स हैं उनका सबका जो टोटल डिपॉजिट है वो हमारे पास 1000 है। बस इतना हमने लिया है अपनी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ जो इस बैंक में एज ए प्राइमरी डिपॉजिट है, आपको पता है कि जितना पैसा डिपॉजिट होता है उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है, राइट। अब क्या करना है, बैंक ने इस मनी से और पैसा क्रिएट करना है, 1000 से और मनी उसने क्रिएट करनी है। तो वो कैसे करेगा? 1000 में से उसने क्या करना है, इसको लोन के तौर पे देना है इकोनॉमी के अंदर। तो वो सारे का सारा 1000 एज ए लोन नहीं देगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है,
कुछ कैश रिजर्व कट करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम कोई पर्सन आके अपना पैसा मांग सकते हैं, वापस मांग सकते हैं, तो कम से कम बैंक के पास इतना कैश रिजर्व तो हो वो उनकी पेमेंट्स कर सके। सारे पर्सन तो 1000 रुपीज़ के लेने के लिए नहीं आएंगे, ये तो हमने बैंक का खुद का एक्सपीरियंस कहता है। इसमें से 100 रुपीज़ को लेने आ गया, 200 लेने आ गया, 400 लेने आ गया, तो एटलीस्ट कैश रिजर्व इतना तो हो बैंक के पास कि उनकी पेमेंट्स कर सके। क्लियर? तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व जो वो रखता है। कैश रिजर्व रेशो, हम अपने एग्जांपल के लिए कैश रिजर्व रेशो लेते हैं 10%। ठीक है, इसको हम क्या और बोल सकते हैं, LRR रेशो भी कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो या फिर LRR रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। इसको हम लीगल रिजर्व रेशो क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी कमर्शियल बैंक को इतना वहाँ पे उसको राइट नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कैश रिजर्व रेशो जो है वो डिसाइड कर सके कि 5% रखना है, 7 या 10% रखना है। फिर ये कौन डिसाइड करता है? ठीक है, तो जो कैश रिजर्व रेशो है इट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI, तो ये RBI के पास अथॉरिटी है कि कमर्शियल बैंक कितना % जो है वो कैश रिजर्व रखे। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ पार्ट होता है कैश रिजर्व का, वो कट करके कुछ पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, कुछ किसको देता है, RBI को डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, कुछ अपने पास रखता है, कुछ RBI को डिपॉजिट करवाता है। तो इसी को पूरा हम LRR भी कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशो। अगर आपको कंसेप्ट आ जाए कि लीगल रिजर्व रेशो के अंदर क्या क्या होता है, 2 टर्म्स हैं इसकी, वो मैं बाद में बताती हूँ कि लीगल रिजर्वेशन कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो और दूसरी होती है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, चलो वो बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगी मैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस की, तो एक पर्सन ने 1000 डिपॉजिट करवाया, 10% हम उसका अलग से कर लेते हैं, तो वो कितना आ गया 10% उसका करके 100, तो 100 रुपीज़ बैंक ने रख लिया, बाकी जो 900 बचा वो क्या कर दिया, एज ए लोन दे दिया। ठीक है, किसी पर्सन को आगे लोन दे दिया। अब लोन कैसे देना है, ये हमारी टर्म्स ऊपर हमने रीड करी थी कि लोन कभी कैश में नहीं दिया जाता, तो क्या करते हैं, बोरोर का अकाउंट ओपन करेंगे और उसके अकाउंट में हम डाल देते हैं। क्लियर? और वो क्या करेगा, थ्रू चेक ही कैन विड्रॉल दैट मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। चलो अब हमने मान लिया कि उसने 900 रुपया बैंक में से निकलवा लिया, राइट। अब जो वो 900 रुपया निकलवाता है, हमने यहाँ पे ये भी अज्यूम किया है कि पेमेंट निकलवानी हो या उसमें डालना हो बैंक में, ये सारे का सारा हमने क्या बोलना है कि बैंक के थ्रू ही होना है, ये हमने अजम्पशन ली है। अब जो पैसा 900 रुपया बोरोर ने उठाया है, तो वो किस लिए उठाया है, किसी का पैसा लोन, किसी को पे करना होगा, ठीक है, कहीं पे खर्च करना होगा, पे करना होगा, इसीलिए तो वो उसने पेमेंट उठाई है, बैंक से लोन लिया है। तो अब हम सेकंड ये भी मान के चलते हैं कि जितना पैसा उसने लिया है, अब उसके बाद क्या होगा कि हम ये सपोज कर लेते हैं, अब हम ये मानते हैं कि जो बोरोर है वो उसको खर्च कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये एज्यूम हो गया हमारी तरफ से कि ही इज़ टोटली फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट, ठीक है, वेन एवर दे लाइक टू पे टू समवन एल्स, कि जब भी उसको लगता है कि मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो वो टोटली फ्री है अमाउंट को विड्रॉ करवाने के लिए बैंक से, अपने अकाउंट से, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, राइट। तो अब वो अगर पैसा निकलवाता है तो वो पूरी की पूरी अमाउंट जो उसने विड्रॉ करी है, ही विड्रॉ द होल मनी एंड मेकिंग पेमेंट इन द इकोनॉमी, और वो क्या करता है, पेमेंट्स कर देता है जिसको भी करनी है, चाहे वो एक पर्सन को पेमेंट करनी है, 2 को करनी है, जिसको भी उसने पेमेंट्स करनी है उसने कर दी। इसके बाद हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो भी पेमेंट्स, जिस पर्सन को भी उसने पेमेंट करी है, कि जो पैसा उसने खर्च किया है, किसी को पेमेंट करी है, अब नेक्स्ट वही पैसा दोबारा बैंक के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जब दोबारा पैसा बैंक के अंदर आता है तो एक नया जो है अकाउंट ओपन हो जाता है बैंक में, दोबारा पैसा आ गया तो एक और डिमांड डिपॉजिट हो गया, पहले प्राइमरी डिपॉजिट, उसके बाद एक और डिपॉजिट हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये जो पैसा बैंक में ही क्यों डिपॉजिट हुआ, जो खर्च कर रहा है हो सकता है वो अपने पॉकेट में रख ले, ठीक है,
तो जिसके पास भी पहुंचा है वो मनी एज ए लोन जो हमने पेमेंट करी है, तो वो पैसा बैंक में नहीं रख रहा। बट हम ये चीज़ नहीं मान रहे, क्योंकि ऊपर हमने ट्रांजेक्शन्स के अंदर अजम्पशन ली थी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी, पेमेंट होगी तो भी बैंक के थ्रू होगी, रिसीप्ट होगा, कोई भी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है किसी के पास तो वो दोबारा बैंक में ही आएगा। तो जिस पर्सन को भी उसने लोन चुकाया है, पेमेंट्स की है, वो पर्सन क्या करता है कि बोरोर कम बैक इनटू द बैंक्स, कि जो पैसा स्पेंड किया है बोरोर ने, तो वो पैसा उल्टा दोबारा कहाँ पे आता है, इनटू द बैंक, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ दोज हु हैव रिसीव द पेमेंट। किसके अकाउंट के अंदर आता है, वो उसी पर्सन के अकाउंट के अंदर आ जाएगा जिसको पेमेंट की है, ठीक है। अगर ए ने बी को पेमेंट कर दी तो ए बोरोर किया था, उसने 900 रुपया बैंक से उसने बी को दे दिया, बी के अकाउंट में ही क्या हो गया, वो पैसा जमा हो गया, बी आकर उस पैसे को बैंक में ही जमा कराते हैं। अब कई बच्चों के माइंड में ये जाता है कि मैम बैंक तो एक नहीं होता, जैसे कि एसबीआई से पैसा जो है किसी ने निकलवाया तो उसने पंजाब नेशनल बैंक में उसका अकाउंट है, तो उस बंदे ने पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो इस बैंक के अंदर कैसे आया। तो ये चीज़ हम पहले ही रीड कर चुके हैं कि यहाँ पे 2, 3 या 5 बैंक या 10 या 15 हज़ारों बैंक नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अजम्पशन लेके कि सारे के सारे कमर्शियल बैंक को एक ही बैंक मानना है, 1 यूनिट मानना है ओनली, यानी कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम हम ले रहे हैं और कोई बैंक यहाँ पे है ही नहीं। अगर किसी और में डिपॉजिट करवा रहा है तो हम उसको डिपॉजिट अब इसी में मानेंगे प्रोसेसिंग के अंदर कि हमारे लिए एक ही बैंक है, चाहे वो उसमें डलवा रहा है, वो सब ब्रांचेस है पर बैंक एक ही है, ठीक है। तो एक बार फिर से हमारे पास डिपॉजिट हो गया 900, ये नया डिपॉजिट है, तो नए डिपॉजिट के ऊपर फिर से हमारा बनता है कि हमें सीआरआर कट करना पड़ेगा, बाकी कितना रह गया 810, तो 810 हम किसी को लोन दे देते हैं। अगेन जिसको भी लोन दिया जाएगा वो पेमेंट निकलवा लेगा थ्रू चेक अपने अकाउंट में से, और वो जब खर्च करेगा, जिसको भी पेमेंट करेगा, वो दोबारा से क्या होगा, वो पर्सन्स मेक पेमेंट, ठीक है, जो भी पेमेंट्स लेते हैं डिपॉजिट पेमेंट इन हिज अकाउंट, ठीक है। तो वो डिपॉजिट करेगा तो फिर से एक डिपॉजिट ओपन हो जाता है हमारे पास बैंक के अंदर। तो सिमिलर ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। फिर से हम इसके अंदर कुछ परसेंट यानी कि 10% जो है वो नहीं किसी को देंगे, इसके अलावा 729 रुपीज़ जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको एज ए लोन हम फिर से इकॉनमी के अंदर दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग कब तक चलेगा, ये प्रोसेसिंग तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा जो लोन है, ये जो टोटल डिपॉजिट है, ये टोटल हमारे कितने नहीं हो जाते, ये टोटल हमारी इकॉनमी के अंदर 10,000 नहीं हो जाते, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। और जो हमारा ये कंसेप्ट है लोन का वो कितना होना चाहिए ये बताती हूँ मैं आपको अभी। ये 1000 और ये 9000 हमने यहाँ पे लिया है। अब ये 10,000 क्यों लिया है, 10,000 में 1000 तो हमें रखना ही पड़ेगा 10% करके, और 9000 में एज ए लोन देते हैं। तो यहाँ पे जो 10,000 है, ये 10,000 कैसे आया, अब ये चेकआउट करते हैं। तो ये कैसे पता चलता है, हमारा डिमांड डिपॉजिट को हम चेकआउट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या है, उसको करने से पहले हम लेते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है या मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/CRR इसका फॉर्मूला है, यानी कि इसको के के साथ डिनोट करते हैं। अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लायर चेक करना है, जैसे CRR कितना है 10%, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स अगर हम कोई भी एक डिपॉजिट करेंगे तो 10 गुना हमें उसका जो है एज ए लोन जो है हम दे सकते हैं इकॉनमी के अंदर। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि कितने डिमांड डिपॉजिट हमारे हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कितना किया है 10 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई कितना कैश रिजर्व था, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही कैश आया था 1000 का, चाहे वो 15 बंदों का है, 5000 का है, जिसका भी है। तो टोटल प्राइमरी डिपॉजिट कितना था 1000 को अगर 10 से 10 गुना अगर हम बढ़ा के देखें तो वो बन जाता है 10,000। इसीलिए हम कहते हैं कि इकॉनमी में वो वाला प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि टोटल डिमांड डिपॉजिट हमारे कितने नहीं हो जाते, 10,000 ना हो जाए। क्लियर, वन थिंग और मोर, एक जो हमारा स्टार्टिंग में है उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और जो इसके अलावा हमारे पास जितने भी डिपॉजिट्स बनते जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट, क्योंकि इसी के बिहाफ के ऊपर हमारा ये प्रोसेसिंग चलता रहा, इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, जितने भी आगे हमारे बनते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारा ये कंटिन्यू रहता है प्रोसेस, और इसमें से 1000 हम निकाल देंगे तो 9000 क्या है हमारा एज ए लोन पे कर सकते हैं। और एक चीज़ कि कई बार आपको आता है कि कैश रिजर्व
जो है इक्वल टू हमारा CRR के इक्वल टू होता है तो हम बोलते हैं येस। ये भी कह सकते हैं कि जब तक हमारा स्टार्टिंग वाली इनिशियल वैल्यू 1000, ये वाला CRR 1000 तक नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मतलब कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व विद आरबीआई के पास हमने ये रेशियो पहुंचानी होती है कि पैसा देना होता है 1000। तो यानी कि जितने भी हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं जब वो कैश रिजर्व विद आरबीआई वाली अमाउंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में हमें पता है सेंट्रल बैंक क्या होता है, सबको पता है इस बारे में, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर का पार्ट। तो फर्स्ट है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। तो कमर्शियल बैंक क्या काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो बैंक जो है मेन काम है वो नोट इशू करने का काम करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। यानी कि करेंसी को अथॉरिटी उसको मिली हुई है कि उसने करेंसी क्या करनी है, उसकी मेन अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है, उसको नोट जो है वो इशू करनी है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये बैंकर के तौर पे भी काम करता है सेंट्रल बैंक। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे जो पूरी हमारी मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बैंक का मेन बैंकर का काम करता है। कैसे बैंक का काम करता है? ये बैंक का काम करता है एज ए बैंकर और उसके अलावा एजेंट के तौर पे काम करता है और उसके अलावा एडवाइज़र के तौर पे काम करता है। ठीक है, बैंकर के तौर पे काम करेगा। जितना भी हमारे गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर पैसे डालना, ठीक है, पैसे निकलवाना, कितने निकालना है, कितने डाल रहा है गवर्नमेंट, तो वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पैसे का वो किसके अकाउंट में होता है, किसके बैंक में होता है? तो वो आरबीआई के पास होता है क्योंकि वो उसका गवर्नमेंट का मेन बैंक है। सेकेंड है एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो कि लेन देन का काम करता है, चीज़ें बिकवाता है, सेल करवाता है, परचेज करवाता है। तो यहाँ पे भी जब भी गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ को खरीदना होता है, बेचना होता है, तो उसके लिए वो आरबीआई की हेल्प लेता है। तो आरबीआई ये काम करवाता है एज ए एजेंट के तौर पे। एडवाइज़र का भी काम करता है। एडवाइज़र मतलब कि जब भी हमें कुछ न्यू पॉलिसीज़ बनानी होती है, फॉर्मुलेट करनी होती है न्यू पॉलिसीज़, तो उस न्यू पॉलिसीज़ को बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे कि कोई इन्फ्लेशन आ गया इकॉनमी के अंदर, तो हमें एकदम से महंगाई को देखते हुए कुछ अपनी चेंजेस करनी पड़ती है पॉलिसीज़ को, या फिर डिफ्लेशन आ गया इकॉनमी के अंदर, तो उस टाइम भी क्या करना पड़ता है? इकॉनमी के अंदर हमें कुछ नई चेंजेस करनी पड़ती है पॉलिसीज़ के अंदर। तो इसके लिए एडवाइस कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है गवर्नमेंट को। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल। यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये क्या काम करता है? एक तो बैंकर बैंक यानी कि बैंकों का बैंक जिसको बोलते हैं, बैंकों का बैंक के तौर पे काम करता है। बैंकों का बैंक मतलब सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड ऑफर देम लोन। एक तो वो कमर्शियल बैंक से क्या करता है? कमर्शियल बैंक से लोन जो है वो उनको देता है, लोन लेंड करता है उनको, और उनके जो डिपॉजिट्स हैं, सेकंड पॉइंट, उनके जो डिपॉजिट हैं वो भी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और सेकेंडली क्या है? सुपरवाइजिंग का काम करता है। सुपरवाइजिंग मतलब कि वो देखता है, सेंट्रल बैंक मेन क्या करता है कि सुपरवाइजिंग करता है अपने कमर्शियल बैंक्स की उनको मेन डायरेक्शंस देता है, उनको एडवाइस देता है कि किस तरह से उनको जो है वो मनी कंट्रोल करना चाहिए। तो उनको सुपरवाइजिंग करता है कि जितना मनी सप्लाई है वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके ऊपर पूरी निगरानी जो रखा जाता है जिसको बोलते हैं सुपरवाइज, उनको करता है। ठीक है, उनका जो सीआर रेट है वो प्रॉपर कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैंक रेट कितना डिसाइड किया था वो उतना दे रहे हैं, उसके ऊपर या ज़्यादा लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं, जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उनको चेकआउट करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। इसके अलावा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। हमारा जो ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है कि जब भी कमर्शियल बैंक्स के पास कोई कमी पड़ जाती है कैश की, तो कमर्शियल बैंक्स को किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? कमर्शियल बैंक्स को अगर पेमेंट्स करनी है तो उस टाइम उसके पास बहुत सफ़र कर रहा है, अगर कमर्शियल बैंक्स उनके पास पेमेंट्स नहीं है देने के लिए लोगों को, तो उस टाइम लास्ट रिजोर्ट के तौर पे कौन हेल्पफुल होता है? हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है? एमरजेंसी केसेस के ऊपर उनकी हेल्प करता है, उनको पेमेंट्स करता है, उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करता है, उनको मनी प्रोवाइड करता है एज ए लोन, ताकि वो आगे जो है वो उनकी पेमेंट्स कर सकें।
इमरजेंसी में लोन देता है और वो लोन की आगे पर्सन्स को पेमेंट्स करते हैं। कौन? कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है और क्या फंक्शन होता है? कस्टोडियम ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब कस्टडी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की जो मेन कस्टडी है वो किसके पास होती है? हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास, यानी कि हमारे आरबीआई के पास जो है वो मेन कस्टडी है फॉरेन एक्सचेंज की। जब भी हमें कहीं बाहर जाना है तो सबसे पहले हमें अपने जो रुपीस है उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। तो हमें यहाँ पे ही एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तो एग्जिम बैंक है, जैसे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज बैंक है जो कि मनी को कन्वर्ट कर देते हैं रुपी से अदर करेंसी के अंदर। ठीक है, तो उसमें भी अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे बैंक्स तो हैं ही हैं, तो आरबीआई क्या करता है, यानी कि मेन जितने भी मनी को एक्सचेंज करने वाले बैंक्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, उनका मेन हेड कौन है? मेन हेड आरबीआई ही है। जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो बैंक्स हैं उनका मेन हेड क्या है? आरबीआई। और आरबीआई क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज जो मनी है उसको कंट्रोल करता है मैनेजमेंट फ्लोटिंग के थ्रू। ठीक है, जिसको हम मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोलते हैं। अब ये मैनेज फ्लोटिंग का कंसेप्ट क्या है, इसको डीपली हम समझेंगे चैप्टर जब हम फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब कि जब भी इकॉनमी में बैंक का दूसरे बैंक के साथ क्लियरिंग करवानी है तो आरबीआई हेल्पफुल होता है, क्योंकि आरबीआई के पास सभी कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन होता है। कॉमर्शियल बैंक्स का अकाउंट क्या होता है? ओपन। तो जब भी क्लियरिंग करवानी है तो ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपकी एग्जांपल दे रखी है, एक बैंक ए है और एक बैंक बी है। ठीक है, तो ए बैंक ने कुछ पेमेंट जो है वो बी बैंक को करनी है, और जैसे कि 10,000 की, और बी बैंक ने पेमेंट करनी है, ए ने टू बी को करनी है और बी टू ए को करनी है 15,000 की। तो इसके लिए डायरेक्टली कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैश पेमेंट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। सीधा क्या करेगा कि जो आरबीआई है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करके इनकी जो पेमेंट्स हैं उनको क्लियर करवा देते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस, क्योंकि सभी का अकाउंट जो होता है वो आरबीआई के पास होता है, ओपन होता है, तो अपने अकाउंट में ही ट्रांजैक्शंस कर देता है, जिससे उनका जो एक काम है वो इजी हो जाता है। कमर्शियल बैंक्स का उनको पेमेंट जो है वो डायरेक्टली पैसा ले जाके देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट्स में वहाँ से वहाँ और उस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है जितना भी नेट उनको चाहिए। तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउसेज ऑन द बिहाफ ऑफ द आरबीआई। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी एक पॉइंट है हमारा। कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को? कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी सप्लाई करते हैं, कैसे? कुछ सीआरआर कट करके बाकी जो है वो ऐसे लोन देते हैं। अभी हमने किया, तो अभी हमारे पास कई बार इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा होता है या डिफ्लेशन चल रहा होता है, तो दोनों ही टाइम के अंदर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो है वो उनको मनी को कंट्रोल कर सकता है सीआरआर को कंट्रोल करके। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन है तो सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी क्या करेंगे हम? कम करेंगे। सप्लाई ऑफ मनी यानी कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो पैसा कम देंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर डिफ्लेशन है तो उस केस में सप्लाई ऑफ मनी क्या किया जाएगा? इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही लोगों के पास पैसा नहीं है, मंदी का टाइम चल रहा है, तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोन जाना चाहिए। तो लोन जाना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि सीआरआर को कम कर देंगे, क्योंकि अगर 1,000 रुपया है तो हम 10% लगाते हैं, इसकी जगह पे हम 5% सीआरआर लगा देंगे। तो 5% सीआरआर लगा दिया तो कितना कट गया? सिर्फ 50 रुपीज़, यानी कि पहले हम 10% लगा रहे थे तो 900 हम किसी को लोन दे सकते थे। अब हमने सीआरआर को रिड्यूस कर दिया, 5% ही रख लिया, तो इट मीन्स क्या हो गया? सिर्फ 50 रुपीज़ हमने रखे, बाकी 950 किसी को लोन दे सकते हैं। इट मीन्स अगर डिफ्लेशन है तो हम सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज की जाती है। इसी तरह से सीआरआर को बढ़ा के 10 की बजाय 15 या 20% भी हमारी आरबीआई जो है वो उसको कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे सेंट्रल बैंक के, और इसी के साथ हमारा जो बैंकिंग वाला टॉपिक है बेटे वो फिनिश हो गया, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सारे डिलीट हो चुके हैं इस बार के सिलेबस के अंदर, तो वो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो सिलेबस में पार्ट नहीं है। अगर फिर भी हमारे पास कुछ न्यू हमारे पास नॉर्म्स आते हैं सीबीएस के तो हम उसको दोबारा कर लेंगे, अदरवाइज फिलहाल हमारे लिए सिलेबस के इतना ही पोर्शन था बैंकिंग का जो हमने कवर कर लिया आज। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट वाला हो सके तो हम इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक में भी स्टार्ट करेंगे, या तो फिर इसी का ही नेक्स्ट वाला। ओके स्टूडेंट।